हाय एवरीवन, वेलकम टू जीत क्लासेस। माय नेम इज जीत सरकार। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है। ओके। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज सिर्फ प्लांट के केस में देखा गया है, एनिमल के केस में कोई भी अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज नहीं देखा गया है। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को हम ऑक्स के नाम से भी जानते हैं। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कब काम करता है, उसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मल जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो उसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जब अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज काम करता है तो उसमें एटीपी क्या होता है, नेग्लिजिबल। एटीपी का प्रोडक्शन नेग्लिजिबल होता है। ओके, किस तरीके से एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा हम देखेंगे उसके मैकेनिज्म में। ओके, तो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज, क्योंकि देखिए अल्टरनेट इसीलिए लिखा हुआ है, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े हो, उसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स 4 होता है, कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। और जब कॉम्प्लेक्स 4 को किसी भी तरीके से इनहिबिट किया जा सकता है या किसी इनहिबिटर के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर देंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसके वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 4 काम करना बंद कर देगा। और जब कॉम्प्लेक्स 4 काम करना बंद कर देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक्टिवेट होगा। ओके, किस तरीके से काम करेंगे कि कॉम्प्लेक्स 4 में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम क्या करता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब कॉम्प्लेक्स 4 यदि किसी भी इनहिबिटर के थ्रू ब्लॉक हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, अल्टरनेट ऑक्सीडेज जनरेट होता है और वही काम क्या करता है, अल्टरनेट ऑक्सीडेज करना शुरू कर देता है। ओके, अल्टरनेट ऑक्सीडेज क्या करता है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अल्टरनेट ऑक्सीडेज के पास भी क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, आपका जो अल्टरनेट ऑक्सीडेज होता है उसका जो इनहिबिटर होता है वो है शैम। ओके, SHAM, शैम यानी कि सैलिसिल हाइड्रोक्सामिक एसिड। ये शैम क्या है, ये अल्टरनेट ऑक्सीडेज का क्या होता है, इनहिबिटर होता है। और क्या होता है, जब अल्टरनेट ऑक्सीडेज जब काम करता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो कॉम्प्लेक्स 4 होता है जब वो काम करना बंद कर देता है तो जो कॉम्प्लेक्सेस 3 और कॉम्प्लेक्स 4 दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर काम करना बंद कर देगा, यानी वहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने वाला है। ओके, जब अल्टरनेट ऑक्सीडेज काम करता है तो जो एटीपी होता है वो क्या होता है, हीट के फॉर्म में क्या होता है, लॉस हो जाता है। ओके, क्योंकि जो एनर्जी है वो क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, उसके वजह से जो एटीपी होता है वो हीट के फॉर्म में क्या होता है, लॉस हो जाने लगता है। ओके, जो आपका अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज होता है वो एक एंजाइम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स ओरिएंटेड होता है। ओके, मैट्रिक्स में ये क्या होता है, ओरिएंटेड होती है, मैट्रिक्स ओरिएंटेड होता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। ये भी एक एंजाइम है जो क्या करता है, जो क्या है, साइनाइड रेजिस्टेंट ऑक्सीडेज होता है। क्या होता है, साइनाइड रेजिस्टेंट ऑक्सीडेंट होता है। साइनाइड रेजिस्टेंट ऑक्सीडेज किस तरीके से होता है, हम डायग्राम में कवर करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज के कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हम किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए सिर्फ अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के इनहिबिट होने से ही अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक्टिवेट नहीं होता है। अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज या ऑक्स के एक्टिवेट होने का और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन क्या हो सकता है, it has been suggested that the alternative pathway can function as an energy overflow, यानी कि जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट सेल में बहुत ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट होते हैं। ओके, पाथवे ऑक्सीडाइजिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दैट एक्युमुलेट in excess of those needed for growth, storage और ATP synthesis। ओके, देखिए जिस तरीके से सेल में यदि एटीपी की रिक्वायरमेंट या एडीपी या एटीपी की रेशियो ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ऑक्स एक्टिवेट होगा। क्योंकि सेल में यदि एटीपी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में
क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस का चलना बहुत जरूरी है। और क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस तभी चल पाएगा जब जो NAD होता है NAD बनेगा। ओके, जो NAD बनेगा, NAD बनेगा तभी क्या होगा, आपका क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस चलेगी। तो NAD कब बनेगा, देखिए जितने भी NADH आपका ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के थ्रू बन चुका है वो सारे NADH2 और कहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन होगा, ATS में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ATS में जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा NADH का तो वापस से क्या बनेगा, NAD बनेगा और उसी NAD का क्या होगा, यूज फिर वापस आपका TC और ग्लाइकोलिसिस में यूज होने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एनर्जी ओवरफ्लो, यानी कि जब बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्स एक्टिवेट होगा, तो साथ साथ क्या होगा, आपका ATS भी चलेगा और ऑक्स भी क्या करेगा, आपका बहुत सारा NAD यानी कोएंजाइम बनाएगा और उसी कोएंजाइम का यूज करके TCA साइकिल और ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करेगा, ग्लाइकोलिसिस और TCA साइकिल को चलाने के लिए। उसके बाद क्या होता है आपका, ये एक रीजन हो गया अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का एक्टिवेट होना। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, अनदर पॉसिबल फंक्शन ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे इज द इन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेस। बहुत सारे स्ट्रेस के कंडीशन में क्या होता है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक्टिवेट होता है। जैसे कि फॉस्फेट का डेफिशिएंसी, यदि फॉस्फेट की डेफिशिएंसी कम होने लगता है तो उस कंडीशन में अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक्टिवेट होता है। चिलिंग इफेक्ट, यदि सेल में यदि प्लांट या आप बोल सकते हो यदि सेल में क्या होगा, आपका टेम्परेचर, यदि प्लांट पे टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, बहुत टेम्परेचर की कमी होगी तो उस कंडीशन में उस प्लांट को हीट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हीट जनरेशन करने के लिए क्या होता है, जब चिलिंग इफेक्ट होगा तो चिलिंग इफेक्ट से क्या होगा, प्लांट मरने के कंडीशन में होता है तो उस प्लांट की डाई होने लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट जनरेशन होगा और हीट जनरेशन के लिए क्या होगा, आपका अल्टरनेटिव पाथवे काम करेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। तो हीट प्रोडक्शन होगा तो उस कंडीशन में प्लांट की डाई और नहीं होगा या प्लांट नहीं मरेंगे। उसका ड्रॉट कंडीशन में होगा। ओके, ऑस्मोटिक स्ट्रेस, तो इस तरीके से बहुत सारा रीजन हो सकता है आपका अल्टरनेटिव पाथवे का एक्टिवेशन के लिए। ओके, किसी भी कारण से आपका माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन यदि इनहिबिट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज एक्टिवेट होगा। उसके बाद जो ये दूसरा रीजन हो गया, थर्ड रीजन हम देख सकते हैं कि अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है किससे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज यानी कि आप देख सकते हो कि जब सेल में क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ज्यादा संख्या में बनने लगता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो सेल को डैमेज करने का काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, कौन, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे। ओके, तो इस तरीके से ये अब बहुत सारा अदर फंक्शन हो गया है किसका, अल्टरनेटिव पाथवे का। यानी कि नॉर्मल तरीके से यदि ETS चल रहा है तब पर भी ऑक्स क्या करता है, काम करता है। क्योंकि प्लांट में बहुत सारे और भी कंडीशंस होते हैं। सिर्फ इनहिबिटर क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को आपको इनहिबिट कर सकता है, लेकिन इनहिबिटर के थ्रू यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यदि इनहिबिट है तब पर भी क्या होगा, आपका अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज काम करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपना काम करना बंद नहीं करेंगे। तो ये कुछ अलग रीजन हो गया है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे में काम करने के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कुछ इनहिबिटर इस तरीके से होता है जो कि कॉम्प्लेक्सेस को क्या करता है, इनहिबिट करते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया है -0.4 से क्या है +0.8, ये क्या है, ये एक रिडॉक्स पोटेंशियल है कॉम्प्लेक्सेस। इससे पहले हम लोग ETS पढ़े हैं, तो ETS में जो कॉम्प्लेक्सेस होता है कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। तो कॉम्प्लेक्स 1 का रिडॉक्स पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होते जाता है वैसे ही रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, कम होने लगता है। और जब फाइनली क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करके मैट्रिक्स से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, तो फाइनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका रिडॉक्स पोटेंशियल भी क्या होता है, प्लस में हो जाता है। तो आपको यहाँ से जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स 1 का रिडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है, कॉम्प्लेक्स 2 का रिडॉक्स पोटेंशियल कितना होता है, कॉम्प्लेक्स 3 का रिडॉक्स पोटेंशियल और कॉम्प्लेक्स 4 का रिडॉक्स पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्सेस दिखाया गया है क्योंकि इन्हीं 4 कॉम्प्लेक्सेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके,
अभी हम पर हम बात करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, ये जो तीन कॉम्प्लेक्सेस होता है, इन्हीं तीन कॉम्प्लेक्सेस क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके, एटीपी प्रोडक्शन में किस तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि ये जो तीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ, यही तीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो क्या करता है, प्रोटॉन का पंपिंग करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स में। और जब मैट्रिक्स में क्या करता है, ये प्रोटॉन का पंपिंग करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बनता है, और प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा बनने से ग्रेडियंट यहाँ पर जनरेट होता है, और उस ग्रेडियंट जनरेट हो जाने से क्या होगा, पीएच में क्या होगा, ये पीएच में डिफर होने लगता है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यहाँ पर बनता है। और जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है एटीपी सिंथेस, उस एटीपी सिंथेस के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर प्रोटॉन फिर वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ पर जाता है, मैट्रिक्स में जाता है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आपका एटीपी का प्रोडक्शन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है वो एनएडीएच जो अभी रिड्यूस है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एनएडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये किसको देगा, आपका यहाँ पर क्यू साइकिल चलता है, जो यहाँ पर यूवी क्विनोन होता है, यूवी क्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये एक्सेप्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी एक्सेप्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर यूवी क्विनोन पूल चलता है जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, यूवी क्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, कॉम्प्लेक्स थर्ड, और कॉम्प्लेक्स थर्ड से कहाँ पर फाइनली आएगा, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ से कहाँ पर आएगा इलेक्ट्रॉन, फाइनली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 का जो इनहिबिटर है वो क्या है, यहाँ पर रोटेनॉन और एमिटॉल। ओके, 2 यहाँ पर आपका दिखाया गया है, रोटेनॉन बोल सकते हो या एमिटॉल बोल सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर ये रोटेनॉन है, एमिटॉल है। कॉम्प्लेक्स थर्ड का जो इनहिबिटर है वो है एंटीमाइसिन है, और जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है उसका जो इनहिबिटर है वो है साइनाइड। ओके, साइनाइड है, एजाइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन कौन से इनहिबिटर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इनहिबिटर कौन है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड थर्ड का इनहिबिटर कौन है, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इनहिबिटर कौन है। इसी इनहिबिटर के काम करने से ही आपका अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ओके, अब हम फाइनल जो इसका मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में चलते हैं, और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आपका अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज काम करता है। ओके, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, उसमें टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस लगा होता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स थर्ड साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ क्या होता है, ATP सिंथेस। इस तरीके से 5 कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग देखे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। यदि ये पांचों के पांचों कॉम्प्लेक्सेस अच्छे से काम कर रहे हैं तब यहाँ पर ATP की प्रोडक्शन होता है। लेकिन इसमें से जो 3 कॉम्प्लेक्सेस होता है जो प्रोटॉन का पंपिंग करता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टोटल 4 प्रोटॉन का पंपिंग करता है मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स थर्ड क्या करता है, 4 प्रोटॉन का पंपिंग करता है, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या करता है, 2 प्रोटॉन का पंपिंग करता है। ओके, तो ये 3 कॉम्प्लेक्सेस क्या करता है, प्रोटॉन का पंपिंग करते हैं। तो इसमें क्या है, तीनों कॉम्प्लेक्स को हमें यहाँ पर काउंट करना है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इसमें जो 4 कॉम्प्लेक्सेस पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ क्या बनाता है, एटीपी जनरेट करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस लगा हुआ है इन कॉम्प्लेक्सेस के इनहिबिटर कौन कौन से हैं, और इन कॉम्प्लेक्स को यदि इनहिबिट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। ओके, और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यदि ये नॉर्मल चल रही है तो कितना एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, और यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर दिया जाता है तो कितने एटीपी बनेंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स 4 जो क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है।
तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का जो इनहिबिटर है, इससे पहले हम लोग देखे हैं, इस देखिए साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी कॉम्प्लेक्स फोर्थ का जो इनहिबिटर होती है वो साइनाइड है, एजाइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इन चारों इनहिबिटर में से यदि कोई भी इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फोर्थ को यदि इनहिबिट करता है, ओके, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को यदि इनहिबिट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या करना, ये कॉम्प्लेक्स फोर जो है वो काम करना बंद कर देगा। कैसे? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फोर के पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है नॉर्मल केस में। अब जब कॉम्प्लेक्स फोर को इनहिबिट कर दिया गया तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल में चेंज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं आपका यूवी क्विनोन से, आपका कॉम्प्लेक्स थर्ड से होते हुए साइटोक्रोम सी से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कैरी करने वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ में जो प्रोटीन लगा हुआ है और कॉम्प्लेक्स थर्ड में जितने प्रोटीन लगा हुआ है उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन उनमें जो प्रोटीन है वो जितने भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हुआ है अब वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फोर क्या हो चुका है, आपका इनहिबिट हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस काम करना बंद कर देगा। तो अब क्या होगा, एटीएस नहीं होगा। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है उनका यदि वो इनहिबिट हो जाता है तो प्लांट कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ का जो अल्टरनेट है वो है ऑक्स, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। इसी के बारे में हमको यहाँ पर बात करना है। कॉम्प्लेक्स फोर का अल्टरनेट क्या है, ऑक्स है। देखिए जो काम कॉम्प्लेक्स फोर कर रहा था वही काम क्या करेगा, वही काम कौन करेगा, ऑक्स करेगा, यानी अल्टरनेट ऑक्सीडेज करेगा। तो अल्टरनेट ऑक्सीडेज, देखिए फोर्थ का काम क्या था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फोर्थ में क्या था, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था। ऑक्सीजन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे और वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा था। अब ये इनहिबिट हो गया तो ऑक्स के पास भी वही कैपेसिटी है, ऑक्स के पास भी क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये क्या करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन कॉम्प्लेक्स थर्ड में नहीं होने वाला है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थर्ड में जितने भी प्रोटीन थे जो क्या है पहले से रिड्यूस हो चुके हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब यूवी क्विनोन से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास नहीं जाने वाले हैं। अब यूवी क्विनोन से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होती है वो डायरेक्ट कहाँ पर आएगा, ऑक्स के पास आएगा। यानी कि इधर ये जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है और कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या है, ये बाईपास्ड हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन का कैरियर अब नहीं है, या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कैरी करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में ऑक्स काम करेगा और ऑक्स काम करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं रुकेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होगा, चलते रहेगी, क्योंकि ऑक्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, आपका एटीपी का प्रोडक्शन बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन। नॉर्मल केस में कितना एटीपी प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि जब एटीपी प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो 4 प्रोटॉन पहला कॉम्प्लेक्स पंपिंग कर रहा है, थर्ड कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन पंपिंग कर रहे थे और 2 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ पंप कर रहे थे मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होती है वो एक एटीपी प्रोडक्शन के लिए 4 प्रोटॉन का पंपिंग इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहां पर करते हैं, मैट्रिक्स में करते हैं। तो उस कंडीशन में NADH से कितना एटीपी का प्रोडक्शन होता था, 2.5 और FADH से कितना होता था, 1.5। तो अब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ क्या हो गया, ब्लॉक हो चुका है। तो ये 6 प्रोटॉन, मतलब कॉम्प्लेक्स थर्ड के 4 प्रोटॉन और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के 2 प्रोटॉन, ये क्या करेंगे, अब काम करना बंद कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में ये प्रोटॉन को हम काउंट नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है जो क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में 4 प्रोटॉन का पंपिंग कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटीपी का प्रोडक्शन मिलेगी। ओके, तो ये ऑक्स और नॉर्मल एटीएस में किस तरीके से एटीपी का कैलकुलेशन करते हैं उस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल एटीएस चलता है तो एटीपी का प्रोडक्शन कितना होता है, और यदि कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर दिया गया है यानी कि इनहिबिट कर दिया गया है तो उस कंडीशन में कितना एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ओके, अब हम पहले बात किए हैं कॉम्प्लेक्स 4 के लिए। तो कॉम्प्लेक्स 4 को यदि इनहिबिट कर दिया गया है तो तब पर भी ETS काम करना बंद नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हम
क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो इनहिबिटर होता है वो है रोटेनॉन और क्या बोल सकते हो, एमिटॉल। ओके, तो जब हम कॉम्प्लेक्स जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट होता है, यदि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम रोटेनॉन, ओके, रोटेनॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम रोटेनॉन के थ्रू क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। अब जब हम रोटेनॉन के थ्रू कॉम्प्लेक्स वन को इनहिबिट कर देंगे तो ये क्या करेंगे, ये भी अब मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का पंपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। तो इस कंडीशन में देखिए अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्सेस क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस ब्लॉक हो चुका है। तो इस कंडीशन में इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मैट्रिक्स से कोई भी प्रोटॉन का पंपिंग नहीं होगा, तो उस कंडीशन में कोई भी एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ हीट जनरेट होगा। क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ओके, इसमें एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, लेकिन एक फायदा यहाँ पर हो रहा है, एक फायदा सेल को ये हो रहा है कि यहाँ पर NAD+ का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि NAD+ का फॉर्मेशन, यदि NAD+ का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल और क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं चलने वाले हैं। ओके, तो यदि एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो रहा लेकिन NAD का यूज हो रहा है, NAD का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये NAD क्या होगा कि आपका मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में आपको ये TCA साइकिल को यहाँ पर चलाएंगे, क्योंकि TCA साइकिल चलने के लिए आपका NAD का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हम क्या कहें, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करने से भी ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद नहीं हो रहा। तो देखिए अब जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट क्या होगा, रोटेनॉन के थ्रू क्या होगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है उनका भी अल्टरनेट है। जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स फोर्थ का अल्टरनेट क्या था, ऑक्स था, उस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो अल्टरनेट है वो इस तरीके से ये मैट्रिक्स ओरिएंट है। ओके, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का 4 अल्टरनेट है, ये इस तरीके से देखिए, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ओके, तो ये क्या है, मैट्रिक्स ओरिएंट है, और ये क्या है, एक्सटर्नल है। ओके, ये एक्सटर्नल क्या है, कॉम्प्लेक्स वन के अल्टरनेट है। जो कॉम्प्लेक्स वन के जो अल्टरनेट है उसको हम रोटेनॉन इनसेंसिटिव NADPH डिहाइड्रोजनेस एग्जिस्ट ऑन द मैट्रिक्स साइड ऑन द मेम्ब्रेन। ये मैट्रिक्स साइड के क्या है, रोटेनॉन इनसेंसिटिव आपका अल्टरनेट है, और ये क्या है, एक्सटर्नल रोटेनॉन इनसेंसिटिव NADPH डिहाइड्रोजनेस कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम NADPH प्रोड्यूस इन द साइटोसोल। ओके, इस तरीके से ये क्या है, आपका एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल अल्टरनेट है कॉम्प्लेक्स वन के, और ये क्या है आपका मैट्रिक्स ओरिएंटेड है। तो ये क्या है, टोटल 4 यहाँ पर अल्टरनेट है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के। तो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के जो अल्टरनेट है ये क्या कर सकते हैं, NADH का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और ये रिड्यूस NADH क्या होगा, ये जब ये रिड्यूस NADH का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर NAD का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से, और ये जो NADPH है ये कैल्शियम डिपेंडेंट होती है मैट्रिक्स ओरिएंटेशन के लिए, और जो आपका एक्सटर्नल है वो दोनों क्या होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम डिपेंडेंट है। ये भी क्या कर सकते हैं, NADH का ऑक्सीडेशन करेंगे, और NADH का ऑक्सीडेशन होगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब देख पा रहे हो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो यूवी क्यूरॉन के पास आएगा और यहाँ पर इकट्ठा होगा। अब ये यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन सीधा ऑक्स के पास आएगा, और ऑक्स से क्या होगा, ऑक्स के पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, फाइनल इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल में चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जब कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ये दोनों क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं रुकने वाले हैं। तो ये है एडवांटेज प्लांट के पास अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का। ओके, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज सिर्फ और सिर्फ इनहिबिटर के इनहिबिट करने से ही मतलब एक्टिवेशन नहीं होगा, इसका और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अल्टरनेटिव ऑक्सीजन के का एक्टिवेशन होने के लिए। ओके, इससे पहले हम इसमें बताया है कि अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज का
और जब एनर्जी की ओवरफ्लो ज़्यादा होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, तब क्या होगा, अल्टरनेट ऑक्सीडेज काम करेंगे। बहुत सारे स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, अल्टरनेट ऑक्सीडेज काम करेंगे। उसके बाद जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेंगे जो सेल को डैमेज करते हैं, उन रिएक्टिव स्पीसीज को प्रिवेंट करने के लिए अल्टरनेट ऑक्सीडेज काम करता है। ओके, तो इस तरीके से अल्टरनेट ऑक्सीडेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे होती है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में काम करता है। ओके, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।